सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पेपर को मैंने आपको PDF के रूप में उपलब्ध करवा दिया था। आपने उसको हल कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में अपने उस पेपर के हल को मिलान कीजिए, कहाँ क्या गलती रह गई है और क्या सुधार करना है। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अपनी कमजोरी, अपनी कमी का पता चल सके। पहले प्रश्न में 6 प्रश्न आपके रोमन संख्या वाले अपठित गद्यांश के थे। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो इस गद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के बारे में बता रखा है। ज़्यादातर विक्रम संवत भी आप डाउट कर सकते हैं, विक्रम संवत की गलती कर सकते हैं, लेकिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के हिसाब से विक्रम संवत का उल्लेख हुआ, द वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अलौकिक शब्द में उपसर्ग है तो अ उपसर्ग है, अलौकिक में अ उपसर्ग है, आप प्रत्यय नहीं करें, उपसर्ग करें अ। तीसरा प्रश्न देखेंगे, चेती चांद का दूसरा नाम क्या है। चेती चांद का दूसरा नाम चैत्र का चांद है, ऑप्शन नंबर ब सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, विक्रम संवत को सम्राट विक्रमादित्य ने किसको पराजित करने के उपलक्ष्य में शुरू किया था। तो ये शकों को पराजित किया था, उस उपलक्ष्य में शुरू किया था। पांचवा, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। नवरात्रा नहीं कहते हैं, उगादि नहीं कहते हैं, गुड़ी पड़वा नहीं कहते हैं, मकर संक्रांति नहीं कहते हैं। तो गद्यांश को पूरा पढ़ने पर पता चलेगा कि नवरात्रा भी कहते हैं, उगादि भी कहते हैं, गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, मकर संक्रांति नहीं कहते हैं, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। और हमारे देश में आज भी मांगलिक तथा धार्मिक कार्यों के लिए किसको प्रधानता दी जाती है। तो इसका सही उत्तर है विक्रम संवत को प्रधानता दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न गद्यांश के थे, उनके सही उत्तर थे, आप मिलान कर लें। पद्यांश को देखते हैं। ये पद्यांश के प्रश्न है रोमन संख्या में 7 से लगा करके 12 तक। 7वां प्रश्न देखेंगे, कवि ने दुर्बलता किसे कहा है। अगर इस पद्यांश को पढ़ेंगे, थोड़ा अगर इसको हल करने की कोशिश करेंगे, मोटा मोटा अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि कवि ने दुर्बलता प्रतिहिंसा को कहा है। किसको कहा है? प्रतिहिंसा को, द वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए 8वां प्रश्न, कवि ने कुछ भी करके क्या नहीं बनने के लिए कहा है। तो कवि ने कुछ भी करके कायर नहीं बनने के लिए कहा, स वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स 8वें का। 9वां देखिए, पामर का पर्यायवाची है, यानी पामर का समानार्थी पूछा है। पामर का समानार्थी होता है दुष्ट, नीच, इस तरह का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब सही है, नीच हो जाएगा इसका। कवि के अनुसार किस तरह का जीवन व्यर्थ है। तो एक पंक्ति आई थी, आपने पद्यांश में देखी होगी, मैं आपको बोल के बता देता हूं। वो कह रहा है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, यानी ले देकर के नहीं जीना, अर्थात ले देकर का मतलब समझौता वाला जीवन आपको नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए 11वां प्रश्न, गम के आंसू में अलंकार कौन सा है। गम रूपी आंसू रूपक अलंकार हो जाएगा, ब वाला सही है। और 12वां प्रश्न, तेरी राह रोकते पाहन, पंक्ति का भावार्थ क्या है। पंक्ति का भावार्थ है मार्ग की बाधाएं, बिल्कुल ठीक है। पंक्ति का भावार्थ जीवन में आने वाली विपत्तियां, बिल्कुल ठीक है। रास्ते में आने वाली मुश्किलें, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी सारे के सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ये 7 से लगा करके 12 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पद्यांश के थे, अपठित पद्यांश के, इनके उत्तर भी आप मिला लें। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान वाला था। व्याकरण के प्रश्नों को आपको देखना था। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। पहले के रिक्त स्थान में व्याकरण आ जाएगा। कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर वाणी, 5 कोस आ जाएगा। राम सदा चौकन न रहता वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अभिधा। क्या कहते हैं?
अभिधा शब्द शक्ति, जितना भी उड़ेलता हूं बरबर फिर आता है। इस काव्य पंक्ति में एक तो पुनरुक्ति प्रकाश है, बिल्कुल ठीक है, बरबर आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि दूसरा और कौन सा अलंकार है, तो ये उड़ेल रहा फिर भी बरबर आ रहा है, यानी उड़ेलने पर खाली होना चाहिए, तो विरोधाभास अलंकार हो गया यहाँ। कौन सा अलंकार? विरोधाभास। और सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, इस उदाहरण में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, और जिससे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। ये 6 रिक्त स्थान थे, इनके उत्तर आप मिला लें। फिर आगे चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न था, इसमें आपके पता है कि 11 एक नंबर के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है शब्दों के अर्थ लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, प्रशासन हो जाएगा, और क्वालिफिकेशन यानी अर्हता, अर्हता हो जाएगा, या फिर योग्यता भी कह सकते हैं। इसी तरह परिपत्र सर्कुलर कहते हैं, CIRCULAR, सर्कुलर, सर्कुलर जारी होता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भक्तिन को भक्तिन नाम किसने दिया था? उसका मूल नाम तो आपको पता है लक्ष्मण था, लेकिन ये भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने दिया था। महादेवी वर्मा ने ये नाम दिया था। आलेख में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, आलेख से 1 नंबर का प्रश्न चाहे फीचर का चाहे आलेख का आ सकता है। तो आलेख में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, आलेख नवीनता और ताजगी युक्त होना चाहिए, नवीनता व ताजगी युक्त होना चाहिए आलेख, एक तो ये गुण होना चाहिए। फिर जिज्ञासाशील होना चाहिए, यानी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाने वाला होना चाहिए, जिज्ञासाशील होना चाहिए। और एक ज्वलंत मुद्दों पर ये लिखा जाना चाहिए, ज्वलंत मुद्दों पर लिखा जाना चाहिए, ज्वलंत मुद्दों पर लिखा जाना चाहिए। तो ये कुछ गुण हैं आलेख के। उसके बाद देखेंगे आगे कि सिल्वर वेडिंग कहानी में कौन से 2 जुमले बीज वाक्य हैं? एक तो जो हुआ होगा, जो हुआ होगा, एक तो ये, और एक था समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर। ये 2 जुमले थे, बीज वाक्य थे। इसके बाद देखिए कि जैसे जैसे यशोधर बाबू की उम्र ढल रही थी, वैसे वैसे वो किस्मता की तरह कौन कौन से काम कर रहे थे? 3 काम कर रहे थे। पहला रोज मंदिर जाना, एक तो रोज मंदिर जा रहे थे, दूसरा संध्या पूजन करना, संध्या पूजन वो करने लग गए थे, संध्या पूजन करना, और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू घर जल्दी पहुंचना पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी संतान आधुनिक संस्कारों युक्त थी और वो पुराने संस्कारों वाले, पुराने पीढ़ी के थे। दोनों के बीच वैचारिक मतभेद था, और इस वैचारिक मतभेद से बचने के लिए वो घर जल्दी नहीं जाते थे, 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। लेखकों को खेती के संबंध में क्या विश्वास था? लेखक ये मानता था कि जो खेती है उससे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, यानी खेती करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, खेती करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। खेती गड्ढे में ही धकेल रही है, क्योंकि जो भी उनके पूर्वज खेती करते आ रहे थे, वो जो उसके पिता खेती कर रहे थे, उससे कोई भी उनके परिवार में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए लेखक को ऐसा विश्वास था। फिर आगे देखिए, लेखक अपनी माँ से पढ़ने के बारे में किससे बात कर सिफारिश करने के लिए कहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दत्ताजी राव देसाई सरकार है, दत्ताजी राव देसाई सरकार, उनसे वो पढ़ने के लिए सिफारिश के लिए कहती है। फिर आगे देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, तो 2 रचनाओं के नाम आप लिख सकते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? 1926 इलाहाबाद यूपी में, इलाहाबाद यूपी में हुआ था। इसके अलावा देखिए आगे, ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, केवल मैं इनको बोल करके बता दूंगा, आप बाद में इसका हल जब बोर्ड की कॉपी में जैसे किया जाता है वैसा करवाऊंगा, तब आप देख लें कि मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है? भाषा, व्याकरण, वर्तनी शैली का ध्यान रखना चाहिए, समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए।
हिंदी नेट संसार पर टिप्पणी लिखी है, तो इस पर लिख देंगे जो भी पत्रिकाएं हैं, जागरण, सुधार, अमर उजाला, नई दुनिया, प्रभा, साक्षी, एकमात्र पत्रिका है जो ऑनलाइन है, इस तरह की नेट फॉन्ट की जो समस्या रही वो लिखेंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे एक फीचर लिख देंगे। मैं जगजीवन का बाढ़ लिए फिरता हूँ, इसमें जो हरिवंश राय बच्चन है वो प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। आलावादी ये कवि सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि वो जीवन का बाढ़ लिए फिरते हैं। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? ये जो है बात एक बच्चे की तरह, शरारती बच्चे की तरह उस कवि से पूछ रही है जिस कवि ने कथ्य और भाषा का सामंजस्य नहीं रखा और सही भाव के लिए सही शब्दों का चयन नहीं किया। दिखावे के चक्कर में जो अर्थ है बात का वो कहीं खो गया। अगला प्रश्न देखिए, पहलवान की ढोलक कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? पहलवान की ढोलक कहानी का मूल प्रतिपाद्य है कि व्यवस्था के बदलने से लोक कला और लोक कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं। जैसे वो पहलवान जो पहलवानी करता था उसकी जगह वह घोड़ों की रेस ने ले ली, यानी पीढ़ी बदलते ही ये लोक कला और कलाकार अप्रासंगिक हो गए। नमक की पुड़िया के संबंध में सफिया के क्या द्वंद्व थे? वो नमक की पुड़िया उस सिख बीवी के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन वो कानूनन अवैध था, वो ले जा नहीं सकती थी, इसलिए बार बार उसके मन में द्वंद्व चल रहा था कि वो सिख बीवी से जो उसने वादा किया है वो वादा कैसे पूरा करे कि नमक की पुड़िया, लाहौरी नमक की पुड़िया वो ले जाए और जो कस्टम अधिकारी हैं वो भी उसको रोके नहीं। तो बार बार वो ऐसे विचारों से जूझ रही थी। यशोधर बाबू की कौन सी बात चुप गई? यशोधर बाबू को उनके बेटे की बात चुप गई थी कि उन्होंने उसके सिल्वर वेडिंग पर एक ऊनी गाउन वो लेकर के आए थे, लेकिन गाउन पहन करके वो ये कहने लगे कि पुराना गाउन फट गया है, ठीक नहीं है, दूध लेने जाएं तभी नया गाउन पहन के जाएं। उसने ये नहीं कहा कि भाई दूध मैं ला दिया करूँगा, इसलिए ये बात उसको चुप गई। और लेखक की जगह यदि आप होते तो कविता लिखने के लिए क्या क्या करते? तो लेखक की जगह यदि हम होते तो लेखक ने जैसा संघर्ष किया वैसा हम भी करते। लेखक ने जिस प्रकार अपनी माँ को आगे किया और पिता को किसी भी तरह से पढ़ाने के लिए मनाया, हम भी मनाते और संघर्ष करते। खेतों में काम करते हुए हम सीखने की ललक रखते और निश्चित रूप से लेखक की तरह ही हम करते। उसके बाद देखिए खंड 6 में ये कुछ प्रश्न है, 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, ये बड़े बड़े प्रश्न आप इनको कर सकते हैं। और खंड 10 में ये व्याख्या वाला प्रश्न है और खंड 10 में ये व्याख्या रुबाइयाँ हैं और रुबाइयाँ जो पूछी गई है वो रुबाइयाँ पूछी गई है फिराक गोरखपुरी से। कहाँ से पूछी गई है? फिराक गोरखपुरी की ये रुबाइयाँ हैं, इनकी व्याख्या आपको करनी थी। इसके बाद देखिए सचमुच मुझे दंड दो, ये जो है मुक्तिबोध इसके कवि हैं और मुक्तिबोध ने जो कविता लिखी थी कि सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है, वहाँ से ये ली गई है। उसके बाद देखिए ये गद्य की व्याख्याएं हैं जो ये महादेवी वर्मा इसकी रचयिता है, भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र से ही लिया गया है और ये जैनेन्द्र के बाजार दर्शन से लिया गया है, जैनेन्द्र के बाजार दर्शन से ये लिया गया है। इसी प्रकार ये एक निविदा और विज्ञप्ति तैयार करनी थी और इन टॉपिक पर एक निबंध लिखना था। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें और मॉडल पेपर 3 के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।